तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही शानदार और इंटरेस्टिंग पोयम को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है द कॉल ऑफ स्प्रिंग बाय सरोजिनी नायडू। तो चलिए हमारी पोयम में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम हमारी पोएटेस के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो दोस्तों अगर बात की जाए हमारी पोएटेस के बारे में तो सरोजिनी नायडू इनका जो जन्म है वो 13 फरवरी 1879 हैदराबाद में हुआ था। उन्होंने छोटी उम्र से ही अंग्रेजी कविताएं लिखना शुरू कर दिया था और उनकी शुरुआती कविताएं पारंपरिक ब्रिटिश कविता की नकल हुआ करती थी, लेकिन बाद में उन्होंने भारतीय जीवन और घटनाओं पर भी लिखना शुरू किया। उनके काम ने उन्हें भारत की कोकिला की उपाधि दिलाई। वो एक कवि से कई बढ़कर थी और उन्होंने महिलाओं के अधिकार के लिए एक कार्यकर्ता के रूप में भी काम किया है। वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली सबसे पहली भारतीय महिला थी और स्वतंत्रता के बाद किसी भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली भी पहली महिला थी। और लास्टली उनकी जो डेथ है वो 2 मार्च 1949 लखनऊ में हुई थी। तो दोस्तों ये तो हमने बात कर ली हमारी पोएटेस के बारे में और उनकी लाइफ के बारे में। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और इस पोएम से रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो दोस्तों अगर बात की जाए इस पोएम के बारे में तो ये जो पोएम है वो सरोजिनी नायडू के सेकंड पोइट्री कलेक्शन द बर्ड ऑफ टाइम सॉन्ग्स ऑफ लाइफ डेथ एंड द स्प्रिंग इसका हिस्सा है। और ये जो पोएम है वो पहली बार 1912 में पब्लिश हुई थी। ये जो दो बातें हैं वो आपको खास ध्यान रखनी है एग्जाम के लिए, ओके। और तो दोस्तों इसी के साथ हमने जो है वो मतलब कि इस पोएम से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो भी हमने डिस्कस कर लिए। हम जो क्या करेंगे कि इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और इस पोएम में हमें क्या बताया गया है, यानी कि इस पोएम का थीम और मैसेज क्या है, ये भी हम जो है वो थोड़ा ब्रीफ में यानी कि थोड़ा शॉर्ट में जो है वो डिस्कस कर लेंगे ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि ये पोएम किस बारे में है, ओके। तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों अगर बात की जाए इस पोएम के बारे में तो इस पोएम में हमारी जो पोएटेस है सरोजिनी नायडू वो वसंत ऋतु के आने की खुशी और नेचर में जो नई लाइफ आ जाती है उसके बारे में बात कर रही है या फिर बता रही है। जैसे ही जो वसंत ऋतु आती है तो ठंडी सर्दी के जो दिन है वो ख़त्म हो जाते हैं और हर जगह पर जो है वो हरियाली आ जाती है, फूल खिल जाते हैं और ये जो चिड़िया है वो गाने गाती है, एनिमल्स की मस्ती जो है वो हर जगह पर फैल जाती है। पोएम में जो है वो वसंत ऋतु को एक प्यारी माँ की तरह दिखाया गया है जो सबको अपनी खुशी और मस्ती में शामिल होने के लिए बुला रही है। बेसिकली बच्चों से डायरेक्टली बात करके उन्हें कहती है कि चलो नेचर में खेलते हैं और मज़ा करते हैं। पोएम में नेचर के रंग, फूलों की ब्यूटी और एनिमल्स के हैप्पी मोमेंट्स बहुत ही अच्छे से दिखाए गए हैं और ओवरऑल ये पोएम जो है वो हमें वसंत ऋतु की खुशी फील करने और नेचर के साथ एंजॉय करने के लिए इंस्पायर करती है। तो दोस्तों यही है आज की हमारी इस पोएम का थीम या फिर कहे तो मैसेज। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और इस पोएम का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन देखकर इसे अच्छे से डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारी पोएम की सबसे पहली लाइन आती है चिल्ड्रन माई चिल्ड्रन द स्प्रिंग वेक्स अन्यू। दोस्तों इस लाइन में जो है वो वसंत ऋतु को एक ऐसी माँ की तरह दिखाया गया है जो बहुत ही प्यार से अपने बच्चों को बुला रही है। जब यहाँ पर कहा गया है कि चिल्ड्रन माई चिल्ड्रन तो इसका मतलब है कि वो सभी बच्चों को अपने पास आने के लिए कह रही है। कौन? तो स्प्रिंग सीजन, ओके। यहाँ पर बच्चे जो है वो सिर्फ इंसानों की नहीं है बल्कि वो कोई छोटे छोटे जानवर हो सकते हैं जैसे कि चिड़िया या फिर कोई और जानवर हो सकते हैं या फिर प्रकृति की जितनी भी सारी छोटी चीज़ें हैं वो भी इसमें शामिल है। देन इसके बाद क्या कहा गया है द स्प्रिंग वेक्स अन्यू। दोस्तों इसका मतलब है कि ये जो वसंत ऋतु है, ये जो स्प्रिंग सीजन है वो फिर से जाग गया है, यानी कि फिर से लौट आया है। यानी कि ठंड के मौसम में जो पेड़ पौधे और जो फूल थे वो जो बिल्कुल मुरझा गए थे, बिल्कुल सुस्त हो गए थे, अब उनमें जो है वो फिर से जान आ रही है। हर तरफ हरियाली आने वाली है, फूल खिलेंगे, माहौल खुशियों से भर जाएगा। यानी कि हमारी पोएटेस इस लाइन से ये समझाना चाहती है कि वसंत के आते ही प्रकृति फिर से जिंदा हो जाती है और वो बच्चों को इस नई खुशी का हिस्सा बनने के लिए बुला रही है। तो दोस्तों यही है हमारी इस पहली लाइन का एक्सप्लेनेशन। दोस्तों इसके बाद है एंड कॉल्स थ्रू द डॉन एंड द डे टाइम। दोस्तों इस लाइन में ये बताया गया है कि जो वसंत ऋतु है वो बच्चों को सिर्फ एक समय के लिए नहीं बल्कि सुबह से लेकर पूरे दिन तक बुलाता रहता है। यानी कि जो स्प्रिंग सीजन है वो दिन भर जो है वो मतलब कि बच्चों को बाहर आने के लिए कहता रहता है। डॉन का मतलब है कि सुबह का वो समय जब दिन निकलने ही वाला होता है, यानी कि हल्की सी जो है वो मतलब कि धुंध छाई होती है, हल्की सी रोशनी फैली होती है, तो उसे हम डॉन कहते हैं, यानी कि सुबह का समय। और ये जो डे टाइम है, डे टाइम का मतलब होता है पूरा दिन। यानी कि इसका मतलब ये है कि जो वसंत ऋतु की आवाज़ है वो हर समय हमें सुनाई देती है। सुबह होते ही जो है वो ये जो चिड़िया है वो आवाज़ करने लगती है, हवा चलती है और दिन भर जो है वो मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है।
ये जो वसंत का ऋतु है यानी कि जो वसंत जो है वो मतलब कि स्प्रिंग सीजन है वो रुक रुक कर नहीं बल्कि लगातार बच्चों को बाहर आने के लिए, खेलने के लिए और खुश रहने के लिए जो है वो बुलाती रहती है। यानी कि हमारी जो पोइटेस है वो इस लाइन में ये बताना चाहती है कि जो वसंत की खुशी है वो पूरे दिन फैली रहती है और हर किसी को अपने साथ जोड़ लेती है, इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। देन इसके बाद है फॉर फ्लावर लाइक एंड फ्लीट फुटेड मेडन्स लाइक यू। दोस्तों इस लाइन में हमारी पोइटेस बच्चों की खासियत बता रही है। यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है फ्लावर लाइक। इसका मतलब है कि बच्चे जो है वो बिल्कुल बहुत ही फूलों की तरह सुंदर है, नाजुक है और खुश रहने वाले होते हैं। जैसे फूल खिले हुए ताज़ा लगते हैं वैसे ही बच्चे भी बहुत ही मासूम और प्यारे होते हैं। देन इसके बाद बताया गया है फ्लीट फुटेड। इसका मतलब है कि बच्चे बहुत ही फुर्तीले होते हैं, बहुत ही एनर्जेटिक होते हैं, जल्दी जल्दी दौड़ते हैं और हर समय खेलने के लिए तैयार रहते हैं। देन इसके बाद है मेडन्स लाइक यू। यहाँ पर जो है वो हमारी पोइटेज सीधे बच्चों से बात कर रही है और कह रही है कि ये बुलावा ऐसे ही चंचल, खुश मिजाज और जल्दी चलने वाले बच्चों के लिए है। यानी कि ये बुलावा किसके लिए है? जो बच्चे बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक है, हमेशा तैयार रहते हैं, जल्दी जल्दी दौड़ते हैं, बहुत ही ज़्यादा मतलब कि खेलने के लिए तैयार रहते हैं, तो ये बुलावा उन्हीं बच्चों के लिए है। दोस्तों इस लाइन से हमें ये समझ आता है कि वसंत ऋतु जो है वो उन्हीं बच्चों को बुला रहा है जो फूलों जैसे प्यारे हैं और जिनमें खेलने का, दौड़ने का और मस्ती करने का मतलब कि पूरा जोश है, पूरी एनर्जी है, पूरी ऊर्जा है। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। देन हमारे पहले स्टांजा की आखिरी लाइन है टू शेयर इन द जॉय ऑफ इट्स प्ले टाइम। दोस्तों इस लाइन में हमारी पोइटेस बताती है कि ये जो वसंत ऋतु है वो बच्चों को सिर्फ बुला ही नहीं रही बल्कि उन्हें अपने खुशियों भरे समय में शामिल होने के लिए भी कह रही है। जॉय का मतलब होता है खुशी और प्ले टाइम का मतलब होता है खेलने का समय। यानी कि वसंत ऋतु जो है वो खुद भी खेल रही है, जैसे कि हवा में ठंडी ठंडी खुशबू फैलाना, फूलों का हिलना और चिड़ियाओं को जो है वो गाना गाने के लिए प्रेरित करना, यानी कि उन्हें इंस्पायर करना। और वो जो ये वसंत ऋतु है वो चाहती है कि बच्चे भी इस खेल में और मस्ती में जो है वो हिस्सा लें। इसका मतलब ये है कि वसंत का आना सिर्फ मौसम बदलना नहीं होता, यानी कि स्प्रिंग सीजन का आना सिर्फ एक जो है वो मतलब कि इन्वायरमेंट चेंज नहीं है, बल्कि ये पूरी तरीके से जो है वो हमारे नेचर को, हमारी प्रकृति के लिए जो है वो खुशियों का समय होता है और बच्चे भी इस खुशी को महसूस करते हैं और उसमें मजा लेते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। दोस्तों इसके बाद हमारा सेकेंड स्टैंजा है ओवर हिल साइड एंड वैली थ्रू गार्डन एंड ग्रोव। दोस्तों इस लाइन में हमारी पोइटेस बताती है कि जो स्प्रिंग सीजन है वो हर जगह फैल रहा है। हिल साइड का मतलब है कि पहाड़ों की ढलान में, वैली का मतलब है कि घाटी, गार्डन का मतलब है बगीचा और ग्रोव का मतलब होता है छोटे छोटे पेड़ों वाला इलाका। जैसे कि हमें जो है वो छोटा सा जैसे जंगल हो तो उसे हम कह सकते हैं ग्रोव। यानी कि जो वसंत का मौसम है सिर्फ एक जगह पर नहीं है बल्कि पहाड़ों में है, घाटियों में है, बगीचों में है और पेड़ों वाली जगह तक अपनी खुशियाँ और ताजगी फैला रहा है। दोस्तों ये लाइन जो है वो ये दिखाती है कि वसंत की जो मस्ती है वो खुशियाँ है जो हर जगह फैल चुकी है, यानी कि हर जगह पहुंच रही है और कोई भी इस जगह से मतलब कि दूर नहीं है। यानी कि कोई भी जगह इससे वसंत ऋतु से दूर नहीं है, कोई भी जो है वो मतलब कि ऐसी चीज़ नहीं है, कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर ये जो स्प्रिंग सीजन का मौसम है उसकी खुशियाँ जो है वो फैल नहीं रही। यानी कि बच्चे और सारी प्रकृति इस खुशियों में शामिल हो सकते हैं, चाहे वो पेड़ पर हो या फिर बगीचे में खेल रहे हो। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। देन इसके बाद है सच एक्सक्विसिट एंथम्स आर रिंगिंग। दोस्तों इस लाइन में हमारी पोइटेस बताती है कि वसंत की खुशियाँ और जो मस्ती की आवाज़ है वो हर तरफ गूंज रही है। एक्सक्विजिट का मतलब होता है बहुत ही सुंदर और बहुत ही खास। जो चीज़ बहुत ही ज़्यादा प्लेजेंट होती है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर होती है तो उसे हम एक्सक्विजिट कहते हैं। और एंथम्स का मतलब होता है गीत या फिर गाने। ओके, यानी कि वसंत का जो सीज़न है, यानी कि जो स्प्रिंग सीज़न है वो ऐसा है जैसे कि प्रकृति में कोई गाने बज रहे हो और ये जो खुशियों की जो आवाज़ है वो बहुत ही प्यारी और मनमोहक लगती है। और रिंगिंग का मतलब है कि आवाज़ें हर जगह फैल रही है, जैसे कि कोई संगीत पूरे इलाके में सुनाई दे रहा हो, उस तरीके से। यानी कि इस लाइन में हमारी पोइटेस ये दिखाना चाहती है कि स्प्रिंग सीजन के आने से प्रकृति में हर जगह पर सुंदर आवाज़ें उठ रही है, जैसे कि चिड़िया गीत गा रही है, हवा में सरसराहट है, पानी का जो कलकल वाला आवाज़ है वो सब। और ये सभी जो है वो बच्चों और सभी जीवों के लिए बहुत ही ज़्यादा आनंददायक है। यानी कि जो आवाज़ें हैं वो बहुत ही ज़्यादा मधुर लगती है, बहुत ही ज़्यादा मेलोडियस लगती है और सभी जो नेचर में जितने भी जीव मौजूद है वो सभी इन्हें इंजॉय करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। देन इसके बाद है वे आर रैप्चरस बुलबुल एंड मैना एंड डव। दोस्तों इस लाइन में जो है वो हमारी पोइटेस चिड़ियाओं के बारे में बात कर रही है कि जो कि वसंत की खुशी में गा रही है। रैप्चरस का मतलब होता है बहुत ही खुश और आनंदित, यानी कि चिड़िया अपने गाने में पूरी तरह से मग्न है, पूरी तरह से खुश है। बुलबुल और मैना जो है वो अलग अलग तरह की चिड़िया होती है और ये जो डव है, डव यानी कि होता है कबूतर। तो इस लाइन का ये मतलब है कि स्प्रिंग सीजन के आने से ये जो सारी चिड़िया है वो बहुत ही ज़्यादा खुश होकर अपने गीत गा रही है, यानी कि अपना गाना गा रही है। और यहाँ पर हमारी पोइटेस ये दिखाना चाहती है कि वसंत ऋतु की मस्ती
जो सिर्फ है वो मतलब कि लोगों तक सीमित नहीं है, यानी कि सिर्फ ह्यूमंस ही इसे एंजॉय नहीं करते, बल्कि जो जानवर होते हैं, जो चिड़िया होती है, उन तक भी ये फैल ही जाती है। यानी कि हर जगह गाने और खुशियों भरी आवाज़ सुनाई दे रही है, इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। देन हमारे सेकेंड स्टांजा की लास्ट लाइन है, देयर कैरल्स ऑफ वेलकम आर सिंगिंग। दोस्तों इस लाइन में हमारी पोएटेस बताती है कि चिड़िया वसंत का स्वागत कर रही है। कैरल्स ऑफ वेलकम का मतलब है कि स्वागत के गाने वाले गीत, यानी कि स्वागत में किसी के जब हम वेलकम करते हैं किसी का, तो जब हम कोई गीत गाते हैं तो उस गीत को कहा जाता है कैरल्स ऑफ वेलकम। यानी कि जो चिड़िया है वो खुश होकर वसंत के आने के गीत गा रही है। और सिंगिंग का मतलब है कि ये जो गाना है वो अभी भी लगातार चल ही रहा है, कंटिन्यूस चल ही रहा है। इसका मतलब ये है कि स्प्रिंग सीजन के आने से प्रकृति में हर जगह पर खुशियों की आवाज़ें फैल रही है और चिड़िया भी इस खुशी को बहुत ही ज़्यादा महसूस कर रही है और इस खुशी में शामिल है। यानी कि यहाँ पर हमारी पोएटेस दिखाना चाहती है कि जो वसंत ऋतु है वो सिर्फ हवा, फूल और पेड़ पौधे तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जानवरों और चिड़ियाओं तक भी खुशियाँ ले आता है। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है और इसी के साथ हमारा सेकेंड स्टांजा भी कंप्लीट होता है। दोस्तों इसके बाद हमारा तीसरा स्टांजा है, आई नो वेयर द आइवरी लिलीज अनफोल्ड। यानी कि इस लाइन में हमारी पोएटेस बता रही है कि उसे पता है कि ये जो सफ़ेद कलर के फूल है, आइवरी लिलीज है, वो कहाँ पर खिलती है। दोस्तों आइवरी लिलीज का मतलब है कि सफ़ेद रंग के लिली के फूल, और अनफोल्ड का मतलब होता है कि फूलों का धीरे धीरे खुलना या फिर खिलना, जिसे हम कह सकते हैं। यानी कि फूल अपनी सुंदरता दिखाने के लिए अपने पंख फैलाता है। यानी कि यहाँ पर हमारी पोएटेस ये दिखाना चाहती है कि वसंत के आने से फूल खिलते हैं और वो ये जानती है कि जो फूल है, यानी कि जो आइवरी लिलीज है, वो कहाँ कहाँ पर खिलती है। दोस्तों ये जो लाइन है वो वसंत की ताजगी और प्रकृति की खूबसूरती को महसूस कराने का एक अनोखा तरीका दिखाती है। यानी कि किस तरीके से जो है वो मतलब कि स्प्रिंग सीजन के आने से नेचर में अलग अलग चेंजेस आ जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है हमारी थर्ड स्टैंजा की पहली लाइन में। देन इसके बाद है, इन ब्रुकलेट्स हाफ हिडन इन सेजेस। दोस्तों इस लाइन में हमारी पोएटेस बताती है कि ये जो सफ़ेद लीली के फूल है वो छोटी छोटी नदियों में या फिर नालियों में उनके पास उगते हैं। ब्रुकलेट्स का क्या मतलब होता है, जो छोटे छोटे नदी नाले होते हैं जहाँ पर जो है वो थोड़ा सा मतलब कि छोटा पानी का बहाव होता है, तो उनके आसपास जो है वो ये फूल उगते हैं। ब्रुकलेट्स का मतलब होता है नदियाँ या फिर छोटी नालियाँ। तो उनके पास ये जो है वो मतलब कि आइवरी लिलीज, यानी कि जो सफ़ेद कलर की लिलीज होती है वो उनके पास से खिलती है। हाफ हिडन इन सेजेस, इसका मतलब है कि ये जो फूल है, ये जो सफ़ेद लिली के फूल है, वो घास के पास या फिर पानी के पास उगने वाले जो छोटे छोटे पौधे होते हैं जिन्हें हम सेजेस कहते हैं, उनके बीच में थोड़े से छुपे हुए होते हैं। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि ये फूल कहाँ कहाँ पर खिलते हैं। तो एक तो ऐसी जगह है जहाँ पर जो छोटी छोटी नदियाँ होती है, छोटी छोटी नालियाँ जो होती हैं, उन्हें हम ब्रुकलेट्स कहते हैं, तो उनके पास ये फूल आपको देखने के लिए मिलेंगे। या फिर जहाँ पर पानी का जमाव होता है और वहाँ पर बहुत सारे जो है वो मतलब कि छोटे छोटे घास या फिर जो पेड़ पौधे उगते हैं, उनके बीच जो है वो कहीं छुप कर ये वाइट यानी कि आइवरी लिलीज बैठी हुई होती है, यानी कि वहाँ पर छुपी हुई होती है। यानी कि ये जो फूल है वो सीधे सबके सामने दिखाई नहीं देते, बल्कि थोड़े से छुपे हुए होते हैं, जैसे कि इस नेचर ने, इस प्रकृति ने उन्हें अपनी गोद में रख लिया हो। यानी कि हमारी पोएटेस ये दिखाना चाहती है कि वसंत ऋतु के आने से प्रकृति में ऐसे सुंदर भी फूल खिल जाते हैं जो धीरे धीरे अपनी सुंदरता दिखाते हैं, और जब भी इन्हें कोई देखता है तो उनका मन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो इस ब्यूटी को भी इंजॉय कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। देन इसके बाद है, एंड द एयर इज अग्लो विद द ब्लॉसमिंग गोल्ड। दोस्तों इस लाइन में हमारी पोएटेस बताती है कि हवा में एक खास चमक और रौनक है। अग्लो का मतलब होता है कि किसी चीज़ में रोशनी होना, तेज होना, चमक होना। और ब्लॉसमिंग गोल्ड का मतलब है कि सोने जैसे रंग के फूल खिले हुए हैं। यानी कि वसंत के आने से हवा में हर जगह पर जो है वो मतलब कि चमक है और रंग जो है वो फैल चुका है, जैसे कि सारे फूल अपनी सुंदरता और रंग से हवा को रोशन कर रहे हो। दोस्तों ये लाइन दिखाती है कि जो वसंत ऋतु है वो सिर्फ फूल खिलने का मौसम नहीं होता। यानी कि ऐसा नहीं है कि स्प्रिंग सीजन में सिर्फ जो है वो मतलब कि फ्लावर्स ही खिलते हैं, बल्कि पूरे वातावरण को खुशियों और रोशनी से भर देता है ये मौसम। यानी कि बच्चों और सभी जीवों के लिए ये जो मौसम है, ये जो समय है, वो बहुत ही खूबसूरत होता है और बहुत ही आनंदमय बन जाता है। यानी कि सभी लोग इस सीज़न को बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करते हैं, क्योंकि नेचर में जो है वो आपको अलग अलग डिफरेंसेस यानी कि बहुत सारे चेंजेस इस मौसम में देखने के लिए मिलते हैं। तो दोस्तों इसके बाद हमारे थर्ड स्टैंजा की लास्ट लाइन आती है, ऑफ थिकेट्स एंड हॉलोज एंड हेजेस। दोस्तों इस लाइन में हमारी पोएटेस बता रही है कि वसंत की जो चमक और खुशियां हैं वो सिर्फ खुली जगहों पर ही नहीं फैलती, बल्कि घनी झाड़ियों में। दोस्तों यहाँ पर जो वर्ड हुआ है थिकेट्स, थिकेट्स का मतलब होता है झाड़ियाँ, जो घनी झाड़ियाँ होती है उन्हें हम थिकेट्स कहते हैं। और हॉलोज का मतलब होता है छोटे छोटे गड्ढे या फिर जो खाइयाँ होती है, तो उन्हें हम हॉलोज कहते हैं। और जो हेजेस है, हेजेस का मतलब होता है बाड़ या फिर झाड़ियाँ। तो वहाँ पर भी जो है वो मतलब कि जो वसंत ऋतु की जो खुशियाँ है, उसकी जो चमक है, उसकी जो रोशनी है, तो वहाँ तक भी फैल जाती
जाती है। यानी कि ऐसा नहीं है कि ये जो वसंत ऋतु की जो खुशियाँ है या फिर ये जो रोशनी है वो सिर्फ खुली जगहों पर आती है, बल्कि ये जो मतलब कि घनी झाड़ियाँ है या फिर खाइयाँ है या फिर जो मतलब कि बाढ़ है, इन सारी जगहों तक भी फैल चुकी होती है। मतलब कि हर जगह, चाहे वो जगह बड़ी हो या फिर छोटी हो, साफ़ हो या फिर थोड़ी-सी छुपी हुई हो, ये जो स्प्रिंग सीज़न की जो रोशनी और फूलों की जो सुंदरता है, वो हर तरफ आपको दिखाई दे ही जाएगी। यानी कि हमारी पोएट्स यहाँ पर ये दिखाना चाहती है कि वसंत ऋतु हर जगह मौजूद है और सभी को अपनी खुशियों और सुंदरता का हिस्सा बना रहा है। तो इस तरीके से हमारा जो थर्ड स्टैंज़ा है, वो भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों इसके बाद हमारा फोर्थ स्टैंजा आता है, आई नो वेयर द ड्रैगन फ्लाइज ग्लिमर एंड ग्लाइड। दोस्तों इस लाइन में हमारी पोएटेस बताती है कि उसे पता है कि ये जो ड्रैगन फ्लाइज है वो कहाँ पर दिखती है। ग्लिमर का मतलब होता है हल्की हल्की सी चमकना, और ग्लाइड का मतलब होता है धीरे धीरे और आसानी से उड़ना या फिर सरकते जाना। यानी कि ड्रैगन फ्लाइज जो है वो धीरे धीरे उड़ती है और उनकी पंखों से हल्की हल्की सी चमक दिखाई देती है। यानी कि यहाँ पर हमारी पोएटेस ये दिखाना चाहती है कि वसंत ऋतु के आने से सिर्फ फूल और पेड़ पौधे ही नहीं, बल्कि छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं, जो प्राणी होते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वो हवा में खेलते हैं, तैरते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। दोस्तों ये जो लाइन है वो वसंत की जीवन शक्ति और प्रकृति की हर छोटी छोटी चीज़ में मौजूद खुशियों को दिखाती है बेसिकली। देन इसके बाद है, एंड द प्लूम्स ऑफ वाइल्ड पिकॉक्स आर ग्लीमिंग। दोस्तों इस लाइन में हमारी पोएटेस बता रही है कि जंगली मोर के पंख बहुत चमक रहे हैं। प्लूम्स का मतलब होता है मोर के लंबे और सुंदर पंख, और ग्लीमिंग का मतलब होता है चमकना। यानी कि वसंत ऋतु के आने से क्या होता है कि मोर अपने पंख फैलाकर अपनी सुंदरता दिखा रहा है और वो सब जगह ध्यान खींच रही है। यानी कि मतलब मोर का जो है वो मतलब कि जिस तरीके से मोर जो है वो अपने पंख फैलाता है, तो सभी लोग जो है वो उस चीज़ की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और ये जो लाइन है वो दिखाती है कि वसंत ऋतु सिर्फ फूल और पेड़ पौधे ही नहीं, बल्कि सारे जानवर भी इस मौसम में खुश रहते हैं और प्रकृति अपनी पूरी सुंदरता यानी कि दिखाती है। यानी कि बच्चों और सभी जीवों के लिए जो है वो ये समय जो है वो बहुत ही देखने लायक होता है और खुश रहने के लायक होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। देन इसके बाद है, वेयर द फॉक्स एंड द स्क्विरल एंड द टिमिड फॉन हाइड। दोस्तों इस लाइन में हमारी पोएटेस बताती है कि वसंत की खुशियाँ जो है और वो उसका जो जीवन है वो हर जगह पर मौजूद है, यहाँ तक कि वो जगह भी जहाँ पर जानवर छुपते हैं। फॉक्स का मतलब होता है लोमड़ी, स्क्विरल का मतलब होता है गिलहरी, और टिमिड फॉन का मतलब होता है जो हिरण का बच्चा होता है, जो थोड़ा डरा हुआ होता है, यानी कि डरपोक हिरण का बच्चा, तो उसे हम फॉन कहते हैं। टिमिड का मतलब होता है डरपोक और फॉन का मतलब होता है हिरण का बच्चा। ओके, तो ये जो जानवर है वो अक्सर पेड़ों में या फिर झाड़ियों में छुपे हुए रहते हैं। यानी कि यहाँ पर हमारी पोएटेस ये दिखाना चाहती है कि ये जो वसंत ऋतु की मस्ती होती है और ये जो ताजगी होती है वो उन जगहों तक भी पहुँच जाती है जहाँ पर अपने आप को जानवर सुरक्षित महसूस करते हैं। वो उन जगहों पर यानी कि छुपी हुई जगह तक भी फैल जाती है। इसका मतलब ये है कि वसंत जो है वो हर जीव के लिए है, चाहे वो छोटा हो या फिर डरपोक हो या फिर बड़ा हो, कैसा भी हो। और प्रकृति का हर कोना इस जीवन से मतलब कि फिर से जाग उठता है। यानी कि प्रकृति का हर कोना जो है वो मतलब कि स्प्रिंग सीजन में खुशियों से भर जाता है। इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। देन हमारे फोर्थ स्टांजा की सबसे लास्ट लाइन है, एंड द हॉक एंड द हेरोन लाई ड्रीमिंग। दोस्तों इस लाइन में हमारी पोएटेस बताती है कि कुछ जानवर वसंत की ऋतु में आराम कर रहे हैं और खुश होकर सोए हुए हैं। दोस्तों ये जो वर्ड है हॉक, हॉक का मतलब होता है बाज। बाज किसे कहते हैं हम, जिसे जो ईगल होती है उसे हम हॉक कह सकते हैं, यानी कि बाज होता है। और हेरॉन का मतलब होता है सारस, यानी कि एक प्रकार की बड़ी सी चिड़िया होती है, तो उसे हम हेरॉन कहते हैं इंग्लिश में, जिसे हिंदी में सारस कहा जाता है। लाई ड्रीमिंग का मतलब है कि ये जो सारे जानवर हैं वो आराम से लेटे हुए हैं और शायद खुशियों या फिर अच्छे मौसम के बारे में सोच रहे हैं। यानी कि वसंत ऋतु के आने से जंगल और पानी वाली जगह सिर्फ हरी भरी नहीं होती, बल्कि जानवर भी आराम महसूस करते हैं और खुश होते हैं और आराम करते हैं। यानी कि हमारी पोएटेस ये दिखाना चाहती है कि वसंत में पूरी प्रकृति शांति और खुशी से भरी हुई रहती है। चाहे छोटे जीव हो या फिर बड़ी चिड़िया हो, सभी लोग जो है वो आराम और खुशियाँ महसूस करते हैं। इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। दोस्तों इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे आखिरी स्टांजा की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा लास्ट स्टांजा है, द अर्थ इज अ शाइन लाइक अ हमिंग बर्ड्स विंग। दोस्तों इस लाइन में हमारी पोएटेस बताती है कि पूरी धरती बहुत ही चमक रही है। अशाइन का मतलब होता है चमकना, और लाइक अ हमिंग बर्ड्स विंग का मतलब होता है कि जैसे हमिंग बर्ड के पंख चमकते हैं, उसी तरीके से ये जो धरती है वो भी चमक रही है। मतलब कि वसंत ऋतु के आने से धरती में हल्की हल्की ताजगी भरी चमक फैल गई है, और ये जो छोटे छोटे पक्षियाँ हैं तो वो उनके पंख जैसी जो है वो नाजुक और प्यारी लग रही है। यानी कि हमारी पोएटेस ये दिखाना चाहती है कि वसंत सिर्फ फूल और पेड़ पौधों को ही नहीं सजाता, बल्कि धरती को भी अपनी खूबसूरती से चमका देता है, सजा देता है। बच्चों और सभी जीवों के लिए जो समय है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और आनंदमय हो जाता है। इस तरीके से यहाँ पर हमारी इस पहली लाइन में बताया गया है।
दोस्तों इसके बाद है एंड द स्काई लाइक अ किंग फिशर्स फेदर। दोस्तों इस लाइन में हमारी पोइटेस बताती है कि आसमान बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। लाइक अ किंग फिशर्स फेदर, इसका मतलब है कि जैसे किंग फिशर के पक्षी के जो पंख होते हैं उस तरीके से नीला और चमकदार, यानी कि वसंत ऋतु के आने से आसमान में भी रंग और चमक आ चुकी है। दोस्तों ये लाइन जो ये जो लाइन है वो ये दिखाती है कि वसंत ऋतु सिर्फ धरती ही नहीं बल्कि पूरा आसमान भी अपने रंगों से और सुंदरता से बदल देती है। इसे देखकर बच्चे और सभी जीव जो है वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और ताजगी महसूस करते हैं। देन इसके बाद है ओ कम लेट अस गो एंड प्ले विद द स्प्रिंग। दोस्तों इस लाइन में हमारी जो पोइटेस है वो सीधे बच्चों को बोल रही है कि चलो वसंत के साथ खेलते हैं, यानी कि स्प्रिंग सीजन में खेलते हैं। ओ कम का मतलब है आओ और लेट अस गो एंड प्ले का मतलब है कि चलो जाकर खेले, यानी कि वसंत ऋतु सिर्फ आकर आसपास सुंदरता ही नहीं फैलाता बल्कि वो बच्चों और सभी जीवों को मस्ती में खेल और शामिल होने के लिए भी बुलाता है। दोस्तों ये जो लाइन है वो दिखाती है कि ये जो वसंत का जो समय होता है वो खुशी का समय होता है, खेल और आनंद का समय होता है। और यहाँ पर हमारी पोइटेस बच्चों को प्रेरित कर रही है कि वो इस नई ताजगी और खुशियों का पूरा मजा ले, इसका पूरा जो है वो मतलब कि फ़ायदा उठाए और इसमें खेले। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। देन हमारी लास्ट लाइन है लाइक अ ग्लैड हार्टेड चिल्ड्रन टुगेदर। दोस्तों इस लाइन में हमारी पोइटेस बताती है कि वसंत ऋतु के साथ खेलना वैसा ही है जैसे कि खुश और मस्ती करने वाले बच्चों के साथ खेलना होता है। ग्लैड हार्टेड का मतलब होता है बहुत ही खुश और आनंदित, और टुगेदर का मतलब है कि साथ में, यानी कि वसंत ऋतु के आने से जो खुशी और मस्ती होती है वो बिल्कुल बच्चों जैसी होती है, जिसमें ना कोई चिंता होती है, पूरी एनर्जी होती है और हंसी के साथ हम खेल रहे होते हैं। यानी कि यहाँ पर हमारी पोइटेस ये दिखाना चाहती है कि वसंत ऋतु सिर्फ फूल और पेड़ पौधे ही नहीं सजाते बल्कि हर जीव के मन में जो है वो खुशी और उत्साह भर देता है ये मौसम। और बच्चे की तरह जो है वो हम भी इस समय का आनंद ले सकते हैं, हम भी जो है वो मतलब कि अपनी सारी टेंशन और वरीज को भूल कर जो है वो इस मौसम का हम या मतलब कि आनंद उठाते हैं या फिर इस मौसम को हम इंजॉय करते हैं। इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। तो दोस्तों इस पोयम का ओवरऑल मैसेज ये है कि वसंत ऋतु एक खुशी, मस्ती और नई शुरुआत का टाइम होता है। जैसे ही वसंत ऋतु आता है नेचर फिर से जिंदा हो जाती है, फूल खिल जाते हैं, चिड़िया गाना गाने लगती है और एनिमल्स भी रिलैक्स्ड और हैप्पी फील करते हैं। पोइटेस हमें और स्पेशली बच्चों को बुलाती है कि हम इस ब्यूटीफुल सीजन को सिर्फ देखे ही नहीं बल्कि इसके साथ खेले, इसकी खुशी को फील करें और नेचर के साथ टाइम स्पेंड करें। दोस्तों ये जो पोएम है वो हमें ये सिखाती है कि लाइफ में जब भी नई शुरुआत आए तो उसे खुलकर इंजॉय करना चाहिए, बिल्कुल बच्चों की तरह, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी फिक्र के। तो इसी तरीके से यहाँ पर हमें इस पोएम में समझाया गया है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ अभी जो आपको आपके स्क्रीन पर QR कोड दिख रहा है वहां से भी आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर जो कमेंट बॉक्स है वहां पर जो पिन कमेंट है वहां से भी डायरेक्टली आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाली वीडियोज़ को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाली वीडियोस भी देख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।